नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके पाठशाला में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केंद्र राज्य संबंध के बारे में। एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे लो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, RAS और चाहे पुलिस कांस्टेबल, रीट, कुछ भी एग्ज़ाम दोगे उसमें इससे संबंधित क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो केंद्र राज्य संबंध जो है हाल फिलहाल के जो टाइम में खूब चर्चाओं में रहा था और खासकर जो नागरिकता से संबंधित विधेयक आया था उसके संदर्भ में ये खूब चर्चाओं में रहा था केंद्र राज्य संबंध। तो अगर बात करें इससे संबंधित देखो थोड़ी, तो भारत की जो प्रणाली है वो क्या है, एक तरह से संघात्मक प्रणाली है। दो प्रकार की होती है, एक संघात्मक और एकात्मक। तो संघात्मक का जो सबसे बढ़िया उदाहरण है वो है अमेरिका और एकात्मक का जो सबसे बड़ा उदाहरण है वो क्या है, ब्रिटेन। लेकिन भारत को कई विद्वान हैं, जैसे केसी विहियर आते हैं, एक केसी विहियर, उन्होंने अर्ध संघ कहा है, यानी ये संघात्मक भी है और एकात्मक की। तो इसको देखो समझते हम ऐसे हैं कि वास्तव में देखो संघात्मक का मतलब क्या है कि शक्तियों का बंटवारा, सीधा सा है शक्तियों का बंटवारा, और एकात्मक का मतलब है शक्तियों का केंद्रीयकरण। तो भारत में कहने को तो शक्तियों का विकेंद्रीयकरण है, यानी शक्तियां बटी हुई है केंद्र और राज्य में। लेकिन ये जो केंद्र और राज्य संबंध हम पढ़ेंगे इसमें आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में राज्यों को क्या है, केंद्र ने एक तरह से जकड़ रखा है। जैसे नागरिकता विधेयक आया था तो कई सारे राज्य थे, जैसे असम था, केरला था, पश्चिमी बंगाल था, इन्होंने विरोध कर दिया था, राजस्थान था कि हम नागरिकता विधेयक लागू नहीं करेंगे। लेकिन भारतीय संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि इन नागरिकता वगैरह जो संघ सूची से संबंधित विषय हैं, अगर उनके ऊपर केंद्र सरकार कोई कानून बना देती है तो वो कानून राज्यों को लागू करने ही पड़ेंगे। ये बात सारे राज्यों को भी पता है, लेकिन फिर भी क्या है, वो इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अगर केंद्र सरकार ने कानून पारित कर दिया है तो वो राज्यों को लागू करना ही करना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से केंद्र ने राज्य सरकारों को जकड़ रखा है। यहाँ देखो मैं आपको एक छोटा सा एक पिक्चर दिखाता हूँ, उससे आपको एक और सारी वस्तु स्थिति क्लियर हो जाएगी। तो देखो ये फेमस कार्टून है ये कि राज्य कुछ और शक्तियों की मांग कर रहे हैं और शक्तियां देखो कैसे खड़े हैं, केरला है, मद्रास है, ये उड़ीसा है, बंगाल है, बिहार है, कैसे लाइनों में लगे हुए, यूपी है, राजस्थान, जो भी है, मतलब शक्तियों जो राज्य को शक्तियां बांट रहे, देखो थोड़ी थोड़ी एकदम, कि वास्तव में इस चित्र का जो मतलब है वो यही है कि जो केंद्र ने है वो सारी शक्तियां अपने पास ले रखी है। नाम भले संघात्मक ढांचा हो, लेकिन वास्तव में राज्यों के प्रति एक तरह से क्या है, भारत में एकात्मक ढांचा विद्यमान है। तो चलिए आज शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो संविधान के भाग 11 जो सबसे पहला प्रश्न है वो तो यही बनता है कि केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में है, तो भाग 11 में है और अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विधायी संबंधों के बारे में, और विधायी संबंधों की अनुच्छेदों की बात करें तो वो अनुच्छेद आते हैं 245 से लेकर 255। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर बात करें केंद्र के बारे में तो इन सारे जो अनुच्छेद है उनसे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से राज्यों को केंद्र सरकार ने जकड़ रखा है। तो सबसे पहली बात आती है वो आती है आर्टिकल 245। तो आर्टिकल 245 देखो सीधा सीधा क्या कहता है कि संसद जो है, जो संघीय विधानमंडल है, वो किसी भी भाग हेतु कानून निर्माण कर सकती है, यानी भारत के किसी भी राज्य के लिए वो क्या है, कानून निर्माण कर सकती है। और जबकि जो राज्य विधानमंडल है वो किसके लिए कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ राज्य और उसके क्षेत्र हेतु कानून निर्माण करेंगे। तो पहली शक्ति तो देखो यहाँ क्या दे दी केंद्र को कि पूरे भारतवर्ष के लिए, चाहे वो कोई भी राज्य हो, चाहे भी केंद्र शासित प्रदेश हो, सबके लिए वो क्या है, कानून का निर्माण कर सकती है। सबसे पहली बात आर्टिकल 245 कहता है। इसके बाद आर्टिकल आता है 246 कि संसद द्वारा निर्मित विधि भारत क्षेत्र के सभी व्यक्तियों पर ही नहीं वरन विश्व में स्थित जो भारतीय हैं उनके ऊपर भी लागू होगी। अगर केंद्र सरकार या जो संसद है उसने कोई अधिनियम पारित कर दिया है तो
जितने भी भारतीय हैं पूरे विश्व में, सबके ऊपर क्या है वो कानून लागू होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल 246 में आता है वो आता है कि शक्ति विभाजन। शक्ति विभाजन जो संघात्मक ढांचे का एक मुख्य विषय है कि शक्तियों का पृथक्करण किया गया है, शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो इस हेतु देखो 3 सूचियों का उल्लेख आता है। आप सबने पढ़ रहा होगा, हमने अनुसूची पढ़ी थी तब, अनुसूची 7 में इन सारे जो सूचियां हैं इनका सभी का क्या है उल्लेख है। तो सबसे पहली जो सूची आती है वो आती है संघ सूची। तो संघ सूची का मतलब यही है, देखो संघ तो जिसके ऊपर केंद्र सरकार या जो संघीय विधानमंडल है या कहें कि संसद है वो कानून बना सकती है, वो आते हैं संघ सूची के अंतर्गत सारे विषय। वर्तमान में ये कितने हैं, 97 है, स्टार्टिंग में 100 थे। तो इनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ जो संघीय विधानमंडल या ये कहें कि संसद ही कानून का निर्माण कर सकती है। और राज्य सूची में जो मूल संविधान था उसमें 66 विषय थे और हाल फिलहाल में इसमें कितने विषय हैं, 62 विषय हैं। कई जगह आपको 61 लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन वास्तव में इसमें कितने विषय हैं, 62। इसके बारे में हम बात करेंगे कि कैसे 62 है विषय। और परीक्षाओं में सीधा प्रश्न आता है कि वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं, संघ सूची में, समवर्ती सूची में। तो राज्य सूची में जो विषय हैं उनके ऊपर कानून कौन बना सकती है, राज्य सरकार बना सकती है। फिर आती है समवर्ती सूची। अब जरूरी नहीं राज्य भी बनाए, इनके ऊपर देखो कुछ कंडीशन है, उनमें केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची वो सूची जो संघ सूची और राज्य सूची में शामिल नहीं है, ऐसे कुछ विषय हैं जो समवर्ती सूची में हैं। और समवर्ती सूची वाले जो विषय हैं उनके ऊपर केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखना है, लेकिन अगर दोनों में विरोधाभास पैदा होता है, केंद्र सरकार जो संघीय संसद कानून बनाती है और राज्य विधानमंडल कानून बनाता है, अगर उसमें कोई विरोधाभास पैदा होता है तो संघीय सरकार द्वारा बनाया हुआ कानून ही मान्य होगा। मूल संविधान में 47 विषय थे और फिर इसमें कितने हो गए, 52। अक्सर परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से विषय हैं वो राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाले गए। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, जो पहला विषय है वो है वन एवं वन्य जीव, ये दोनों एक हैं, वन और वन्य जीव। दूसरा विषय है वो है शिक्षा। तीसरा है पक्षियों का संरक्षण और चौथा है बाट व मापतोल। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन सा विषय है जो 42वां संविधान संशोधन, 42 को आप ऐसे याद रख सकते हो, 4 और 2 6, 1976 में आया था। और 44वां जो संविधान संशोधन 4 और 4 8, 1978 में आया था। तो ये जो 4 है, ये देखो यहाँ 66 थे, 66 में से 4 कम हुए, कितने रह गए, 62। तो कितने विषय समवर्ती सूची में डाले गए 4, प्लस एक नया जो विषय है जनसंख्या एवं परिवार नियोजन, ये एक नया विषय इसमें डाला गया। इस प्रकार 47 में प्लस 5 होकर वर्तमान में इन विषयों की संख्या कितनी है, 52। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, अनुच्छेद 246। अब देखो, कहने को तो राज्य सूची में जो 62 विषय है या जो 66 विषय थे उनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया हुआ था, राज्य को। लेकिन यहाँ हम आगे बात करते हैं, देखो किस प्रकार से राज्यों से ये हक भी क्या है, छीना हुआ है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 248 की। अवशिष्ट विषय, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिनका उल्लेख तीनों सूचियों में नहीं है, जिन विषयों का, उन पर विधि निर्माण कौन करेगा, संघ का विधानमंडल करेगा। संघ का विधानमंडल यानी संसद। ध्यान रखना, अवशिष्ट विषयों पर कानून का निर्माण कौन करता है, संसद ही करती है। अब जो हमने बात पढ़ी थी कि विशिष्ट परिस्थितियों में संघ के विधानमंडल को राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार है। और ये जो सबसे इम्पोर्टेंट अनुच्छेद इसमें आता है वो आता है अनुच्छेद 249। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया कि वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा संसद है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो देखो, राज्यसभा अपने, ये भी ध्यान रखना, राज्यसभा ही कर सकती है इस अनुच्छेद को उपयोग में। राज्यसभा अपने उपस्थित एवं
मतदान करने वाले सदस्यों के कितने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। यानी कोई भी राज्य सूची का विषय है और उसको संसद को कानून बनाना है तो यहाँ अनुच्छेद 249 का प्रयोग किया और उस विषय को किसका महत्व का घोषित कर दिया, राष्ट्रीय महत्व का। और जब राष्ट्रीय महत्व का उसको घोषित कर दिया तो ऐसी स्थिति में जो संघ की संसद है वो राज्य सूची के उस विषय पर कानून बना सकती है और जिसकी वैलिडिटी कितनी है ये इम्पोर्टेंट है, वैलिडिटी है उसकी 1 वर्ष। अक्सर परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है कि राज्य सूची के विषय पर अगर संसद कानून बनाती है तो उसकी अधिकतम अवधि कितनी है, वो है 1 वर्ष। तो 1950 में व्यापार वाणिज्य को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित किया गया था। तो आर्टिकल 249 देखो यहाँ शक्तियाँ छीन लेता है, किससे, राज्य से। तो यहाँ ये सरकारों की ये विषयों के आधार पर नहीं, वित्तीय निर्भरता भी राज्यों की बहुत पूरी एक तरह से क्या है, केंद्र के ऊपर निर्भर है। पूरी वित्तीय संरचना भी क्या है, केंद्र के ऊपर निर्भर है। तो बात करते हैं आर्टिकल देखो यहाँ 250 के बारे में। 50 देखो सीधा सा कहता है यदि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तो राष्ट्रीय आपातकाल 352, राज्य आपातकाल 356 और वित्तीय आपातकाल है 360। ये क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो मतलब फेमस, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा उसके फेमस क्वेश्चन है ये। तो अब देखो राष्ट्रीय आपात लगा तो उस समय संघ की संसद है राज्य सूची के विषय को, फिर तो जब आपातकाल ही लग गया तो सारे अधिकार किसके पास चले जाते हैं, संसद के पास चले जाते हैं। तो उस समय भी क्या राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, लेकिन ऐसा कानून आपातकाल की समाप्ति के 6 माह बाद तक के प्रभावी रहेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ भी देखो राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। और ये जो सूचियाँ हैं, राज्य सूची, संघ सूची, जो मोटा मोटा जो माल है वो तो क्या है, केंद्र ने अपने पास ले रखा है। और जो खर्चीला है, जिसमें खर्च होना है, खर्चा लगेगा, वो किसको दे रखे हैं, राज्यों को दे रखे हैं। जैसे परिवहन की व्यवस्था करना है, स्वास्थ्य की व्यवस्था करना है, पहले जैसे शिक्षा था उसको तो समवर्ती सूची में डाल दिया। तो ये क्या है, राज्य सूची में। बाकी सुरक्षा है, विदेश है, रेलवे है, जो अच्छे अच्छे विभाग हैं, वो विषय हैं, वो किसके पास हैं, केंद्र के पास हैं। तो 6 माह बाद तक ही प्रभावी रहेगा। अब यहाँ एक अनुच्छेद की बात और कर लेते हैं और उस अनुच्छेद का नाम है आर्टिकल 251, 251 नंबर का जो अनुच्छेद है वो देखो क्या कहता है। वो ये कहता है कि आर्टिकल 249 जो 249 हमने पढ़ा और 250, अगर इनके तहत बनाए गए किसी भी कानून का टकराव राज्य के कानून के साथ होता है तो कानून किसका मान्य होगा, संसद का। ये लो भाई, सारी बातें खत्म कर दी इन्होंने कि अगर टकराव होता है, टकराव होगा तो कानून किसका माना जाएगा, ये लो भाई, संसद का माना जाएगा। तो सारी कहानी खत्म हो गई कि वो आपातकाल लगाया, कोई कानून बनाया और अगर टकराव की स्थिति होती है तो 251 मतलब किसका कानून माना जाएगा, केंद्र सरकार का, जो संसद है उसका कानून ये माना जाएगा। अब बात आती है आर्टिकल 252। तो ये तो वैसे पॉजिटिव है, ये जो बाकी ये जो हमने 249, 250, 251 पढ़े वो नेगेटिव है और ये थोड़ा पॉजिटिव है। 252 देखो क्या कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्य संघ से मांग करें तो उन राज्यों के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल 1953 में एक संपदा कानून था, वो 5 राज्यों ने संघ से गुहार लगाई कि इसके ऊपर कानून बनाया जाए। 1955 में 8 राज्यों के लिए पुरस्कार नियम। इस प्रकार से कई ऐसे राज्य हैं वो वास्तव में समझौता करके केंद्र सरकार से क्या करते हैं, गुहार लगाते हैं कि इसके ऊपर क्या है, कानून बनाया जाए। फिर क्या है, केंद्र सरकार उसके ऊपर कानून बनाती है। तो ये तो चलो पॉजिटिव है। इसमें तो मान लो राजस्थान और गुजरात किसी चीज़ के लिए ये कहें कि भाई इसके ऊपर कानून बनाया जाए तो गवर्नमेंट क्या है, उसके ऊपर कानून बना देती है। बाकी जो ऊपर वाले हैं वो सब क्या है, नेगेटिव। अब बात आती है 253, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और संधियों का पालन कराने हेतु राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। ये लो भाई, एक और चीज़ यहाँ ये आ गई,
जैसे मोदी जी कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता कर देते हैं राज्य सूची से संबंधित विषय के ऊपर, जैसे मान लो कृषि है, कृषि देखो राज्य सूची का विषय है, प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कृषि किसका विषय है, पुलिस है, कृषि है, ये किसके हैं, राज्य सूची के विषय हैं। तो अब मोदी जी ने कोई समझौता कर दिया, कहीं अंतर्राष्ट्रीय समझौता कर दिया या संधि कर दी, जैसे कृषि पर सब्सिडी जैसे मान लो गवर्नमेंट ये कह रही हम खत्म करेंगे, तो अब उसका पालन करवाना है। मान लो इन्होंने कहीं भी संधि कर दी तो अब उसका पालन करवाना है, तो पालन करवाना है तो साफ साफ लिखा हुआ है कि उसके ऊपर कानून कौन बनाएगी, संसद बनाएगी। ये लो भाई, आप कहीं भी कोई बात करके आ जाओगे और अधिकार किसका छीन लोगे, राज्यों का छीन लोगे। इसके बाद जो हमने आपातकाल की बात करी थी 356 कि जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए और राष्ट्रपति शासन लागू हो तो उस राज्य के लिए विधि निर्माण का कार्य भी कौन करती है, संसद करती है। चाहे 352 हो चाहे 356 हो, उस समय सारा साम्राज्य किसके पास चला जाता है, केंद्र सरकार यही कहें कि संसद के पास चला जाता है और वो उस समय विधि निर्माण का कार्य कर सकती है। जैसे अभी वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी ये सब कह रहे थे कि नागरिकता कानून हम लागू नहीं करेंगे, तो लागू क्यों नहीं करेंगे, पहली बात तो केंद्र का ही विषय है, उसको लागू करना ही पड़ेगा। और दूसरी चीज़, अगर ऐसी कुछ स्थितियां बनी तो जो इंदिरा जी के टाइम का समय चल रहा था वैसा हो सकता है कि आने वाले समय में आ जाए, और ये भी क्या करें, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा के क्या है कानून पारित करवा देंगे और कुछ नहीं होगा गवर्नमेंट का। अब ये एक चीज़ और थोड़ा ध्यान रखें, आभासी विधायन देखो किसे कहते हैं कि यदि संघ का विधानमंडल जो संसद है वो अप्रत्यक्ष रूप से संघ सूची के अलावा समवर्ती सूची और राज्य सूची अर्थात दूसरी सूचियों पर कानून बनाने की कोशिश करता है तो उसे क्या कहते हैं, आभासी विधायन कहते हैं। तो ये जो संबंध था वो किसके संदर्भ में थे, जो विधायी संबंध थे उनके बारे में हमने चर्चा करी 255 नंबर अनुच्छेद तक। कुछ जो इम्पोर्टेंट नहीं थे वो छोड़ दिए मैंने, बाकी ये सारे जो आर्टिकल हैं जो अनुच्छेद हैं वो सभी क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वो करेंगे प्रशासनिक संबंध और साथ ही केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में जो आयोग बने थे उनके बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करें और चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।